So after the discussion of male reproductive system, one more part is remained in the male reproductive system, that is cross section of testis. Cross section of testis. Okay. In cross section of testis, we are going to see what are the internal parts. So inside the testis, we find units, oval shape units inside the testis. What are these oval shape units? Seminiferous tubule बोलते हैं. क्या बोलेंगे? Seminiferous tubules. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, seminiferous tubules are the structural and functional unit of testis. And inside the testis, there are some elongated cells. cells रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स. या नहीं तो आप इनको नर्स सेल बोल सकते हैं, सर्टोली सेल्स, बट नॉट से नर्स ग्लैंड. क्या बोल सकते हैं इनको? नर्स सेल्स बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इन बिटवीन सर्टोली सेल्स, in between Sertoli cell, what are present? Some special cells. They are called spermatogonia. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोल के सेल्स होते हैं. The same rule applied here, 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 everywhere. सब में वही. Whole structure, this one round structure is called seminiferous tubule. Inside the seminiferous tubule, there is an elongated cell called Sertoli cell. In between Sertoli cell, there are some round shaped cells. They are called spermatogonium. क्या बोलेंगे उनको? Spermatogonium बोलेंगे. And these spermatogonium, they undergo meiosis and form sperms. स्पर्मेटोगोनियम से बनते हैं स्पर्म. स्पर्मेटोगोनियम से बनेंगे स्पर्म. ओके. So round up structure are they are called seminiferous tubules. So many round structures. Now sperms, after the formation of sperm, where sperms attach? Sperm attach to Sertoli cell. अगर मैं एक लार्ज करके ड्रॉ करके दिखाऊं, सपोज दिस इज वन seminiferous tubule. So it is having one elongated cell like this. elongated cells हैं ये, ठीक है. और ये सेल को हम बोलने वाले हैं सर्टोली सेल. सर्टोली सेल्स मैं एक एनलार्ज करके दिखा रहा हूं. Inside the seminiferous tubule, in between Sertoli cells, round shaped cells are present. They are called spermatogonia. क्या बोलते हैं? Spermatogonia. Yes, you have to fill everywhere same spermatogonia. जितनी भी स्पेस दिख रही है यहाँ पे, हर जगह वही लगा दीजिए, spermatogonia everywhere. And these spermatogonia, they undergo meiotic divisions, माइटोटिक डिविजन्स, दोनों भी करते हैं. मियोटिक डिवीजन भी करते हैं, माइटोटिक डिवीजन भी करते हैं. यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में और डिटेल में मालूम होगा. बट हियर व्हाट यू शुड रिमेंबर हियर, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. सो दिस इज व्हाट आउटर मोस्ट पेरिफेरल स्पर्मेटोगोनिया. क्या बोल सकते हैं आप इनको? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं. Now this spermatogonia, they first become primary spermatocyte. स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा बाद में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड. व्हाट आर द स्टेजेस? फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया. अगर मैं यहां लेबलिंग करूं, पहले क्या रहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया रहेंगे. उसके नीचे प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट रहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 डिग्री लिख सकता हूं ना मैं, प्राइमरी। उसके नीचे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे स्पर्मेटिड रहेंगे, और स्पर्मेटिड से फाइनली स्पर्म बनेंगे। स्पर्मेटिड से फाइनली क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। और वो स्पर्म कहां पर अटैच होंगे? स्पर्म हेड, स्पर्म हेड इज अटैच टू द सर्टोली सेल्स। ये रेड कलर में स्पर्म्स हैं। ओके, नाउ दीज आर द स्पर्म्स वेयर स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड। स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। ओके, यहां पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस? तो आप बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल सकते। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितने टाइप के सेल्स हैं? 2 टाइप के सेल्स हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, वन इज जर्म सेल, अनदर वन इज सर्टोली सेल्स। वन इज जर्म सेल। जर्म सेल्स क्या होते हैं? ये स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स आर द नर्स सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स नर्स सेल्स हैं। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर? ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया सबसे बाहर, उसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर स्पर्मेटिड। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, suppose this is one seminiferous tubule, another seminiferous tubule. In between seminiferous tubule there are some endocrine cells, कुछ endocrine cells होते हैं in between seminiferous tubule, not inside the seminiferous tubule. ये स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स को हम बोलने वाले हैं लेडिग सेल, तो बोलो आप इनको, और यू कैन से देम इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। दे आर एंडोक्राइन सेल्स। कौन सा सेल्स हैं? एंडोक्राइन सेल्स हैं। इज एवरीथिंग ओके स्टूडेंट्स? ऑडियो एंड वीडियो, प्लीज रिप्लाई। इज एवरीथिंग ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we will go to the female reproductive system. Now we can study the female reproductive system. Female reproductive system. What are the parts of female reproductive system? बोल तो हम बोलेंगे female reproductive system contain ovary, oviduct, uterus, cervix, vagina. These are all the parts of female reproductive system: ovary, oviduct, uterus, cervix, vagina. These are all parts of female reproductive system. Okay, and here remember one important point: mammary glands. Mammary glands are integrated with female reproductive system. Integrated with female reproductive system. Integrated with female reproductive system for the nourishment of newborn baby. Newborn baby. बोलिए,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। और मैं बता रहा हूं कि मेमेरी ग्लैंड्स भी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कंसीडर कर सकते हैं। इट इज इंटीग्रेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Mammary glands are integrated with female reproductive system for the nourishment of newborn baby. Of course, it is not the direct reproductive part of the female, but it is compulsory, needed for the nourishment of newborn baby. It is needed for the continuation of reproduction, for the nourishment of newborn babies. Okay, ये याद रखें। चलिए, now what are the accessory ducts? Accessory ducts in female reproductive system. समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स क्या थे? आरवी, ईवी थे, रेटी, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, लाइक दैट। फीमेल के एसेसरी डक्ट्स कौन से? तो ओवरी तो नहीं बोल सकता ना मैं, डक्ट, ओवरी इज नॉट डक्ट, डक्ट मीन्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ओविडक्ट बोलता हूं मैं इधर। Uterus is also coming under accessory ducts of female reproductive system, and vagina is also part of female reproductive system accessory duct. Accessory ducts में काउंट करेंगे। ये तो पार्ट्स हो गए, व्हाट आर द जनरल पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद मैंने बताया मेमरी ग्लैंड्स भी इंटीग्रेटेड पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, दे वर्क विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एसेसरी डक्ट्स कौन से हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? ओविडक्ट है, यूट्रस है, वेजिना है। दीज आर डक्ट्स ऑफ एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आएंगे हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आ रहा है मॉन्स प्यूबिस, लोअर अब्डोमेन होता है मॉन्स प्यूबिस इन फीमेल, लोअर अब्डोमेन इज मॉन्स प्यूबिस। और मॉन्स प्यूबिस के नीचे होगा वेजी, ये लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के नीचे होगा लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस and hymen. These are the part of एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल। देखिए यहां पे वेजिना को हम जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नहीं आता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं फीमेल के? फर्स्ट क्या लिखा है मैं आपको? व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? इंटरनल पार्ट्स, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, ये सब इंटरनल पार्ट्स हैं। लेकिन यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमेन, दीज आर कमिंग अंडर एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल। ठीक है, पहले ये तीनों प्रैक्टिस करो। एसेसरी डक्ट कौन कौन से हैं? ओ यू वी, ओ यू वी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजिना। ठीक है, चलिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आल्सो लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, दैट इज इन लोअर एब्डोमिनल एरिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आल्सो इन पेल्विक एरिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आल्सो इन पेल्विक एरिया। तो देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नली कौन से पार्ट हैं, उसके बाद इंटरनली कौन से पार्ट हैं। पहले एक्सटर्नली पार्ट्स, उसके बाद इंटरनली पार्ट्स देखते जाएंगे। फर्स्ट एक्सटर्नल जेनेटेलिया अगर मैं ड्रॉ करूं फीमेल का, एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल, of female reproductive system. So external genitalia is having first mons pubis, under the mons, below the mons pubis this is labia majora and labia minora.
So this area, lower abdominal area, is called mons pubis. Mons pubis. So mons pubis is covered with pubic hairs. Pubic hairs. And under the mons pubis, from the mons pubis, a pair of fleshy fold tissue is arising from the mons pubis. It is called labia majora. Labia majora. Under the labia majora, labia minora is present. लेबिया मेजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा होगा. And at the junction of labia minora, at the junction of labia minora, there is a finger like process. This is called clitoris. Clitoris बोलेंगे. And below the clitoris, there is an opening that is called urethra for urination. And below the urethra, there is another opening that is called vagina. These are the parts of female reproductive system. External genitalia में आ रहा है. तो यहां पर जो वेजिना है, वेजिना इज नॉट कमिंग अंडर एक्सटर्नल जेनेटेलिया. इट इज नॉट इन एक्सटर्नल जेनेटेलिया. इनर साइड होता है वेजिना. तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? इट इज ए फैटी लेयर, फैट कंटेनिंग लेयर covered with hairs, covered with pubic hairs. Okay, from the mons pubis, a pair of fleshy folded tissue is arising from the mons pubis. A fleshy fold tissue is arising that is called labia majora. एग्जाम में स्टेटमेंट गड़बड़ कर देते हैं. यहाँ पे स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. देखिए, from the mons pubis a fold of tissue is arising called labia majora या labia minora? Majora. Fleshy fold of tissue arising from the mons pubis, is called labia majora. Is called labia majora, which covers vaginal opening. वेजिना जो है इनसाइड होता है, इसलिए बोला मैं वेजिना इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इट इज कवर्ड. वेजिना इज कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा which covers vaginal opening. Under the labia majora, what is present? A pair of labia minora is present. Under labia majora, a pair of labia minora is present. Labia minora is present. And at the junction of labia minora, what is present? A fleshy finger-like erectile tissue is present that is called clitoris. At the junction of labia minora, लेबिया माइनोरा के जंक्शन में, मतलब इधर से एक लेबिया माइनोरा आएगा, इधर से एक लेबिया माइनोरा आएगा, और दोनों का जो जंक्शन होगा उस पॉइंट पर क्लिटोरिस होगा. एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा ए टाइनी फिंगर लाइक क्लिटोरिस इज प्रेजेंट. Clitoris is present.
ठीक है। अब क्लिटोरिस का लोकेशन देखिए, क्लिटोरिस इज प्रेजेंट बिलो द यूरिथ्रल ओपनिंग और अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। अगर एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आ गए तो मुश्किल है। क्लिटोरिस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, कंफ्यूज हो सकता है। कहां पे बोलना चाहिए? क्लिटोरिस इज एट द जंक्शन ऑफ लेबियम माइनोरा, लेबिया माइनोरा बोलेंगे। तो बोलना है यहां पे क्लिटोरिस इज लोकेटेड above urethra, above urethra opening for urination। ठीक है। एंड बिलो द यूरिथ्रा यहां पे देख सकते हैं वेजिना है। सो वेजिना इज कवर्ड बाई, फिर वेजिना इज कवर्ड बाई ए परफोरेटेड मेम्ब्रेन, बाई ए परफोरेटेड मेम्ब्रेन। वेजिना के ऊपर यहां पर एक मेम्ब्रेन होता है, वेजिना के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। हाइमेन परफोरेटेड बोला मैं, परफोरेटेड का मतलब है पोरस, पोरस स्मॉल स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन दैट मेम्ब्रेन। हाइमेन के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स भी होते हैं। परफोरेटेड मेम्ब्रेन, वो परफोरेटेड मेम्ब्रेन से ही जो मेंसेस में जो ब्लड आता है ना, दैट इज कमिंग आउट थ्रू दैट परफोरेटेड मेम्ब्रेन, हाइमेन से ही। So usually these hymen break down during first sexual intercourse. Usually we can say. Usually hymen break. Hymen breaks during coitus. First coitus. Coitus का मतलब है कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स बोल सकते हैं। सो यूजुअली ये जो हाइमेन है वो ब्रेक होता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस के टाइम में, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपलसरी के या हमेशा जो है फर्स्ट क्वाइटस के टाइम में ब्रेक होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे ब्रेक डाउन इवन बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। हाइमेन मे ब्रेक इन सडन फॉल या हॉर्स राइडिंग में या साइकिलिंग में या स्पोर्ट्स में, और ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ वेजिनल टेम्पन्स। वेजिनल टेम्पन्स ये हाइमेन जो होता है ना, हाइमेन मैं बताया क्या, हाइमेन यूजुअली ब्रेक होता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, but it is not compulsory. It may break even before having any kind of sexual contact. It may break down by sudden fall या horse riding या cycling या sports, or during the insertion of vaginal tampons. Vaginal tampons क्या होते हैं? These are the sanitary pads बोल सकते हैं, sanitary napkins बोल सकते हैं, to maintain the hygienic condition. The females during मेंसेस के टाइम में फीमेल जो है वेजिनल टेम्पेंस यूज करते हैं टू मेंटेन द हाइजीनिक कंडीशन, टू ऑब्जॉर्ब द ब्लड। तो ये था देखिए एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर जो मेन बातें हैं वो याद रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, फ्रॉम द mons pubis a fleshy fold of tissue is extending down and it is called labia majora, not labia minora। लेबिया माइनोरा तो उसके नीचे है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्लीटोरिस नोट्स में लिखना, क्लीटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस बोलना चाहिए। क्लीटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस। होमोलॉगस टू पेनिस बोल सकते हैं क्लीटोरिस को। क्लीटोरिस जो है होमोलॉगस है, ये पेनिस की तरह है,
बट स्मॉल टाइनी होता है, छोटा सा होता है ये। एंड देन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा इज कॉल्ड होमोलॉगस टू स्क्रोटम। लेबिया मेजोरा इज homologous to scrotum. तो ये थी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आइए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रफ बनाइए डायग्राम, परफेक्शन नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सारे पार्ट्स याद है ना आपको, फंक्शंस याद रहना चाहिए सारे पार्ट्स के। क्वेश्चन वहीं से पॉसिबिलिटीज हैं। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सप्लेनेशन के टाइम में ड्रॉ करेंगे रिमेनिंग। अब आ जाइए, एक एक पार्ट से स्टार्ट कर देंगे हम डिस्कस करना। ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स विथ, वी कैन से वेजिना से ओपन होता है, वेजिना से ओपन होता है। So vagina opens into cervix. Cervix opens into uterus. ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस। And uterine wall is made up of 3 layers. How many layers? 3 layers in uterine wall. यूट्रस के 3 लेयर हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है यूट्रस की, दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। उसके नीचे जो लेयर होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है यूट्रस की, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये तो रहे ओवरी, ओवरी, and these are finger like projections, finger like structure, they are called fimbriae. Fimbriae open into a funnel shape structure, देख सकते हैं आप, ये funnel shape, broad funnel shape structure, that is called infundibulum. infundibulum फिर infundibulum के ऊपर थोड़ा सा एक वाइड पार्ट होता है, वाइड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। और सबसे नैरो वाला पतला जो पार्ट होता है, नैरो, दैट इज कॉल्ड isthmus. What are the parts of fallopian tube? बोले तो these are the 3 parts of fallopian tube: infundibulum, ampulla and isthmus. Fallopian tube is equal to oviduct. Fallopian tube is equal to oviduct, is equal to 10 to 12 centimeter in length. कितना? 10 to 12 centimeter length होता है fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब को मैं ओविडक्ट बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलना है। और देखिए
फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एक तो होगा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कैसा है इसका स्ट्रक्चर? फन्नल, फन्नल, फन्नल शेप, फन्नल शेप। याद रखो। एम्पुला कैसा पार्ट है? वाइडेस्ट। एम्पुला विड्थ में ज्यादा होता है, एम्पुला वाइडर पार्ट। इस्थमस नैरोवेस्ट, डायमीटर बहुत कम हो जाता है। इनफंडिबुलम कैसा है? वर्ड याद है ना? इनफंडिबुलम कैसा है? फन्नल। ये फन्नल की तरह है, ये वाइडर है, और इस्थमस नैरोवेस्ट है, नैरोवेस्ट पार्ट है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, सर्विक्स प्लस वेजिना, सर्विक्स प्लस वेजिना, cervix plus vagina is called birth canal. At the time of birth, delivery, the baby comes out through the cervix and through the vagina. What is the size of ovary? ओवरी का साइज क्या है? ओवरी आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। 2 to 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है ओवरी का। ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस। देखो, ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस and to the pelvic wall by means of ligaments. So many students, they ask me doubt, ovary is connected to the uterus and to the pelvic wall by means of ligaments बोल के लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी में। तो बच्चे इमीडिएटली पूछते हैं, सर वो लिगामेंट का मतलब तो बोन टू बोन कनेक्शन होता बोल के बोलते हैं। ओके, ऑफ कोर्स लिगामेंट मींस बोन टू बोन कनेक्शन के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं, बट जनरली लिगामेंट्स हम कनेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं द वर्ड। तो स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा क्यों क्वेश्चन आता? ओवरी यूट्रस से कनेक्टेड है। ओवरी यूट्रस से कनेक्टेड कैसा कनेक्टेड है बोल तो लिगामेंट से कनेक्टेड है बोल के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, बोल सकते हैं लिगामेंट्स। ओवरी इज कनेक्टेड, लिख सकते हैं आप नोट्स में, ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस एंड टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल मतलब लोअर abdominal wall. Ovary is connected to the uterus and to the pelvic wall by means of ligaments. By means of ligaments. एग्जामिनर क्या नहीं ट्विस्ट कर सकता है, यहाँ पे बहुत कुछ ट्विस्ट कर सकता है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड्स ओवरी। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड्स ओवरी, मतलब इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछा, आपके क्या पूछा? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरी टुवर्ड्स यूट्रस। तो क्या लिखेंगे? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब वेरी क्लोज टू यूट्रस? इस्थमस। बच्चे क्या करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? आगे का पढ़ते नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? इनफंडिबुलम, है ना? ये कितना आसान पूछे, पूरा पढ़ना क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? क्लोजेस्ट टू ओवरी, इनफंडिबुलम। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? क्लोजेस्ट टू यूट्रस, इस्थमस। व्हाट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? एम्पुला। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं इधर। अब यहां पे ये बताइए, पेयर में कौन कौन है, सिंगल कौन कौन है? ओवरी पेयर में है, फैलोपियन ट्यूब पेयर में है, यूट्रस सिंगल है, सर्विक्स सिंगल है, वेजिना सिंगल है। पेयर में सिर्फ ओवरी और फैलोपियन ट्यूब है। ओवरी पेयर में है, फैलोपियन ट्यूब पेयर में। ठीक है,
Yes. Now, what is the function of fimbriae? Fimbriae are finger-like structures coming out of the fallopian tube. Fimbriae are finger-like structure coming out of the fallopian tube, and they help in collection of ova. Help in collection of ova. ओवा कलेक्शन करने में हेल्प करते हैं वो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या है, बहुत सारे ओवरियन फॉलिकल्स हैं. क्या है? ओवरियन फॉलिकल. जरा रुक जाओ, थोड़ा सुनो पहले आप. ओवरी के अंदर क्या है बोल तो बहुत सारे ओवरियन फॉलिकल्स हैं. अब कितने हैं बोल के मत पूछो, बहुत रहते हैं. मिलियंस में रहते हैं ओवरियन फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ. समझे? एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलियंस में रहते हैं. बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 10-12 इयर्स की एज होने तक जो है वो मिलियन से जाके 1000 में आ जाता है. उतने खराब हो जाते हैं फॉलिकल्स, खराब हो जाते हैं फॉलिकल्स. मतलब अनराइपन मैंगोज, अनराइपन मैंगोज, एक फार्मर के पास मैंगोज थे, अनराइपन मैंगोज मिलियन थे, 1 मिलियन थे. लाके वो रूम में रखा. समझे? वो 1 मिलियन में से बहुत ज्यादा खराब हो गए मैंगोस. तो बच गए किसके कितने? 60,000 से 80,000 बच जाते हैं. कितने बच जाते हैं? 60,000 से 80,000 बच जाते हैं बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी. अब वो एज ऑफ प्यूबर्टी, सपोज ए फीमेल अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 12 इयर्स, तो हर 28 डेज को एक ओवरियन फॉलिकल मैच्योर होता. मतलब एक फार्मर पहले कितने मैंगोज लिया था? 1 मिलियन. खराब हो गए बहुत ज्यादा, बच गए कितने? 60,000 से 80,000. और जो भी बच गए 1 मंथ में एक मैंगो राइपन हो रहा. 1 मंथ में एक ही मैंगो राइपन हो रहा. फिर नेक्स्ट मंथ में एक मैंगो राइपन हो रहा. मतलब 1 ईयर में कितने मैंगो राइपन हो रहे हैं? सिर्फ 12 मैंगोज राइपन हो रहे हैं. समझ नहीं आ रहा. अब एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर कैलकुलेट करें आप, रिप्रोडक्टिव लाइफ, एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ कितने साल होती है? मान लीजिए एक फीमेल जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका जो है मीनार्क बोलते हैं ना, फर्स्ट मीनार्क बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार्क, वो है ना 12 इयर्स की एज में हुआ. समझो कौन से ईयर में हुआ? 12 इयर्स की एज में उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए. और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुआ बोले तो 50 इयर्स की एज में हुआ. और ये एज को हम बोलते हैं मेनोपॉज. End of reproductive life. End of reproductive life in female is called menopause. Males are not having end of reproductive life. Females have end of reproductive life. Males कभी भी reproductive life end नहीं होती मेल्स में. फीमेल में एंड हो जाती है 50 इयर्स की एज में. 12 इयर्स में शुरू हुई, 50 इयर्स में एंड हो गई. मतलब एक फीमेल कितने साल जो है रिप्रोडक्टिव रहेगी? 50 इयर्स की एज में लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ और 12 इयर्स की एज में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ. मतलब कितने साल रिप्रोडक्टिव रही वो? 38 इयर्स. है क्या नहीं? 38 ईयर माइनस कर लिया तो 38 इयर्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव रहे. मतलब हर साल कितने ओव्यूलेशन हो रहे थे? 12. हर साल 12 हो रहे थे. 38 इयर्स में कितने बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे? तो कितने मल्टीप्लाई करो उसको? 38 को मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे. मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि 1 ईयर में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं? 12. 1 ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने हो रहे हैं? 12. 38 इयर्स निकले थे ना अभी, तो 38 इंटू 12 करें, कितने आ गए? 400, 456. दैट्स ऑल. मतलब फिर मैं वो कहानी पे वापस आऊंगा. एक फार्मर जो है 1 मिलियन मैंगोस परचेस किया था, पूरे खराब हो गए. बचे कितने? 60,000 से 80,000. फिर वो अनराइपन मैंगोस 1 मंथ में 1 मैंगो राइपन हो रहा था. 1 मंथ में 1 मैंगो राइपन हो रहा था. तो मतलब 1 ईयर में कितने मैंगोस रेडी हो रहे हैं? सिर्फ 12.
क्या उतना लाइफ, मतलब उसके लाइफ में कितने मैंगोज राइपन होंगे? 456। बाकी के पूरे वेस्ट, बाकी के पूरे वेस्ट। और ये फीमेल अनप्रेग्नेंट रही पूरे लाइफ, तो 456 मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें अगर फिर प्रेग्नेंट भी हो गया बीच में, तो 1 और 2 टाइम प्रेग्नेंट हो गया, मतलब फिर उसके माइनस करना अलग से, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। 9 + 6 करना पड़ता है वहां पर। 9 months of the pregnancy, no menstrual cycle, and 6 months after pregnancy, generally there is no menstrual cycle. That is lactational amenorrhea period बोलते हैं। 9 + 6, फिर वो माइनस करना अलग, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ किड्स शी इज हैविंग। ए फीमेल, अब क्वेश्चन बन गया, आपको मैं रेडी कर रहा हूं, देखिए ये भी क्वेश्चन, ऐसा मेंटली रेडी रहिए आप, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ए फीमेल इज हैविंग मीनार्की एट द एज ऑफ 12 years and menopause at the age of 50 years, and she will undergo how many times of ovulation, how many times of menstrual cycle if she is having 3 kids? तो आप पहले 456 निकालेंगे, 456 में से मैं फिर माइनस करना, कितने बार माइनस करना? 3 kids बोले तो 15 + 15 + 15 है ना। देखो एक बार प्रेग्नेंट मतलब 9 months नो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 6 months नो मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर प्रेगनेंसी। लैक्टेशनल एमिनोरहिया में भी प्रेगनेंसी होने के बाद, पार्चुरिएशन होने के बाद भी कोई 6 month प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन नहीं है। मतलब एक चाइल्ड के लिए 15 months, और एक चाइल्ड के लिए 15 months, और एक चाइल्ड के लिए 15 months, 45। इसलिए मतलब 45 माइनस करना पड़ेगा मुझे, तब आंसर निकल के आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसा है। 3 kids पूछा, 2 kids पूछा, जो भी पूछा है वो। ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ ओवरी? ओवरी का साइज बताइए। दो पैरामीटर्स याद रखना है आपको, 2 parameters you should remember. Ovary size 2 to 4 centimeter, fallopian tube size 10 to 12 centimeter. ओके, ये इजीली फॉरगेटेबल पॉइंट है, इजीली फॉरगेटेबल पॉइंट है, ठीक है। इसलिए अलग से लिख के रखना है इसको। सो हाइमेन, हाइमेन के बारे में हम क्या नोट लिखेंगे अब? whether presence of hymen or absence of hymen indicate anything? हाइमेन के बारे में एक नोट लिखना, presence of hymen or absence of hymen in female does not indicate any kind of sexual experience, है ना। तो कुछ ऐसा ओल्ड ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता था, presence of hymen that means female is virgin, not having any kind of previous sexual intercourse, तो उसको बोलते हैं वर्जिन। तो हाइमेन, प्रेजेंस ऑफ हाइमेन का मतलब ये होता, पहले ऐसा मानते थे कि हाइमेन प्रेजेंट है मतलब फीमेल वर्जिन है, हाइमेन ऑब्सेंट है दैट मींस शी इज हैविंग सम सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ऐसा मानते थे। लेकिन अब क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन, presence or absence of hymen does not indicate any kind of sexual experience, any kind of sexual experience or virginity. In some women hymen persist, कुछ वुमन में क्या है, हाइमेन हमेशा रहती है। इन सम वुमेन hymen persist, hymen persist even after sexual intercourse.
सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी ब्रेक नहीं होती। मैं आपको क्या बोला, यूजुअली हाइमेन ब्रेक डाउन इन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बोला, लेकिन वो रूल हमेशा नहीं है, यूजुअली बोला था मैं, ऑलवेज नहीं। इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट, हमेशा रह जाती है वो, इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स इट विल नॉट ब्रेक डाउन। इसलिए लिखा मैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन डज नॉट इंडिकेट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी। अब वो यूट्रस के 3 लेयर थे ना, वो तीनों लेयर क्या क्या करते हैं? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस? पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। तो केयरफुल रहना, यहां पे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनने के कोई चांस नहीं है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, ऐसा नहीं पूछते उन्होंने, नहीं पूछते। वो क्या करते मालूम है, फंक्शन दे के पूछते हैं, ये लेयर, दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय विच लेयर, समझे? यूट्रस लेयर्स, 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, आउटर थिन मेम्ब्रेनस। इसका कुछ खास काम नहीं है, समझ लो आप। आउटर थिन मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक ए पॉलीथीन कवर, थिन मेम्ब्रेन है। जैसे हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, पेरिकार्डियम, ब्रेन के ऊपर कवर होते हैं मेनिंजेस, ऐसा यूट्रस के ऊपर भी एक प्रोटेक्शन लेयर है, पेरीमेट्रियम। ज्यादा खास काम नहीं है। मायोमेट्रियम, हाँ इसका खास काम है, देखिए मायोमेट्रियम मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल से बना हुआ है मायोमेट्रियम, मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, हेल्प इन uterine contractions, help in uterine contractions during childbirth, चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये हेल्प करता है मायोमेट्रियम बाई डेवलपिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर? एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट glandular, innermost glandular, yes glandular, it has glands. Innermost glandular layer is endometrium, innermost glandular layer is endometrium, periodically shut down, periodically shut down and regenerate. Which layer of the uterus is capable of regeneration? ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट है जो रीजनरेट होगा? एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है एवरी मंथ एंडोमेट्रियम पूरा ब्रेक होता है, फिर नया एंडोमेट्रियम बनता है। यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन, शट डाउन एंड रीजनरेट। एंड बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा, बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको कम से कम 3-4 बार नोट्स में एक बार और एनसीईआरटी में 2-3 बार जो है रिवाइज करना है। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू।